हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द गुरुजी क्लासेस। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 आधुनिक विश्व, जो कि सामाजिक विज्ञान है। क्लास 10th NIOS का सोशल स्टडीज का 213 का सब्जेक्ट कोड है ये। गुरुजी क्लासेस के अंदर आप आए हैं, आपको मेरे इस चैनल के ऊपर फ्री नोट्स की PDF मिलेगी, फ्री प्रैक्टिकल फाइल विद सॉल्यूशन मिलेगा, फ्री TMA एंड सॉल्यूशन मिलेगा। कांटेक्ट करने के लिए आप मेरे नंबर 8851450051 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले वाली वीडियो में मैं पार्ट 1 के अंदर आपको इस चैप्टर का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, 10 मिनट का इंट्रोडक्शन है, आपको कुछ नहीं जाने वाला। आप सिर्फ उस वीडियो को 10 मिनट के लिए कहीं पर भी बैठ के देख सकते हैं, तो आप आराम से समझ में आ जाएगा कि इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम क्यों कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर नंबर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पार्ट 1 प्लीज जरूर जाके देखिएगा, तभी आपको ये पार्ट 2 समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर, शहरों की वृद्धि और व्यापार के उद्भव ने सामंती प्रथा को किस प्रकार पतन किया। देखिए, शहर जैसे बढ़ते जा रहे थे और व्यापार जिस तरीके से नया हो रहा था, तो सामंती प्रथा यानी कि जमींदारी सिस्टम को किस तरीके से पतन हो गया। जमींदारी सिस्टम का किस तरीके से पतन का मतलब खत्म हो गया, तो इसका आंसर आएगा। हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं, सामंतवाद के विषय में अध्ययन कर चुके हैं कि हमें मालूम है कि सामंतवाद क्या है और किस प्रकार ये फैला फूला। इसमें से कोई दो मत नहीं है कि सामंतवाद एक संस्था के रूप में कई शताब्दी तक फलता फूला। एक संस्था यानी कि ग्रुप था जो कई शताब्दियों यानी कई सालों तक फलता फूलता रहा, लेकिन मध्यम वर्ग के साथ ही इसका पतन हो गया, यानी कि मीडियम लोग। देखिए, मीडिएटर लोग कौन होते हैं मैं आपको बता दूं। देखिए, जो अमीर वर्ग है उसको तो आवाज उठाने की जरूरत ही नहीं है शोषण के विरुद्ध, क्योंकि उसके पास तो पैसा है, तो वो क्यों उठाएगा। गरीब व्यक्ति अपनी 2 वक्त की रोटी कमा ले तो वो वैसे भी आवाज नहीं उठाएगा। तो जो मध्यम वर्ग होता है वो ही हमेशा गलत के खिलाफ आवाज उठाता है। तो इसमें क्या था, मध्यम वर्ग यानी कि इसका जो पतन शुरू हो गया था। इसके पतन का मुख्य कारण शक्तिशाली राज्यों का उदय, देखिए यहां पर है, शताब्दियों तक फलता, लेकिन मध्यम वर्ग के साथ ही इसका पतन हो गया था। इसके पतन का मुख्य कारण क्या था, जो शक्तिशाली राज्यों का उदय हो रहा था और समाजवादी में आपस में युद्ध होना था, यानी कि समाजवादी जो लोग थे उन्हें आपस में युद्ध हो रहा था। इसके अतिरिक्त नए नगर और शहरों का उदय होने तथा व्यापार के पुनरुद्धार से, यानी कि व्यापार जो बढ़ रहा था, सामंतवाद का विघटन हो गया। सामंतवाद तथा विघटन मतलब खत्म हो गया। ये नगर उत्पादन के केंद्र थे, यानी कि प्रोडक्शन, यानी कि जो माल बनता था उसके केंद्र थे, तथा इन पर निर्वाचित प्रतिनिधियों का नियंत्रण था, यानी कि जो चुने जाते थे प्रतिनिधि, लीडर जो चुने जाते थे, उनका इनके ऊपर नियंत्रण था। इसी के साथ ही इन नगरों का वातावरण और नियंत्रण सामंती प्रतिबंधों से मुक्त था, यानी कि इन नगरों का जो वातावरण था और जो नियंत्रण था सामंती यानी कि जमींदारों के नियंत्रण से मुक्त था, क्योंकि लोग कहीं भी आने जाने तथा कोई भी व्यवसाय करने के लिए स्वतंत्र है। लोग कहीं भी आने जाने और कोई भी व्यवसाय, कोई भी प्रोफेशन, व्यवसाय मतलब प्रोफेशन यानी कि बिजनेस करने के लिए फ्री थे। नगरों ने कारीगरों और किसानों को आकृष्ट किया। नगरों ने किसानों कारीगरों को अपनी ओर खींचा, क्योंकि इन्हें जीवन की बेहतर संभावना उपलब्ध कराई गई। देखिए, जीवन जीने की बेहतर संभावना इनको दी जा रही थी, तथा सामंती शोषणों को छुटकारा दिलाया गया। देखिए, जो सामंती शोषण थे यानी कि जो जमींदारों से जो शोषण हो रहा था उससे छुटकारा दिलाया गया। इसी के साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आप क्यों सोचते हैं कि पुनर्जागरण सोच ने अस्तित्व और विचारों को पुराने तरीके से प्रभावित किया। लगभग 100 शब्दों में लिखना है। देखिए, हमें ऐसा क्यों लगता है कि पुनर्जागरण सोच ने अस्तित्व और विचारों को पुराने तरीके से प्रभावित किया। देखिए, आधुनिक युग में अर्थात मध्यकाल के पश्चात सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्र में जो परिवर्तन हुआ, दृष्टिगोचर हुए, यानी कि जो सोच समझ हुई, उससे यह स्पष्ट होता है कि पुनर्जागरण से लोगों में एक नवीन चेतना यानी एक नई सोच जागृति यानी कि जागे और उनके सोचों को बदल कर दिया गया और उनकी जो सोच थी वो बदल गई। पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ होता है कि पुनर्जन्म। यह सर्वप्रथम इटली में 14वीं शताब्दी के आसपास प्रारंभ हुआ था, शुरू हुआ था और धीरे धीरे पुनर्जागरण का केंद्र बन गया। ठीक है, इस समय की प्रमुख घटनाओं को सम्मिलित थे। इस समय की प्रमुख घटनाओं में सम्मिलित थे शहरी जीवन के पुनरुत्थान, यानी कि जो शहर का जीवन था वो ऊपर उठकर आया। वाणिज्य के आधार पर निजी पूंजी, बैंकिंग यानी कि ट्रेड के आधार पर जो प्राइवेट, जो कैपिटल लोग थे यानी कि प्राइवेट लोग जो थे अपना पैसा लगाते थे। राष्ट्र के राज्यों का गठन करना, यानी कि जो राज्य थे उनको अलग अलग तरीके से जोड़ा गया। अन्वेषण के लिए नए मार्ग, देखिए जो ट्रैवल करने के लिए यानी कि ट्रेड के लिए नए मार्ग जोड़े गए। और प्रदेशों और स्थानीय भाषा का साहित्य विकास हुआ, यानी प्रदेशों थे और स्थानीय भाषा थी उनका साहित्य विकास हुआ, जो प्रिंटिंग प्रेस में बहुत द्वारा लोकप्रिय था, यानी प्रिंटिंग प्रेस के अंदर बहुत ज्यादा लोकप्रिय था। इस समय सृजित नए विचार तथा मानवतावाद, बुद्धिवाद और जांच की भावना में लोगों को सोच में गहरा परिवर्तन हुआ। देखिए, इस समय में जो था सृजित नए विचार, मानवतावाद, बुद्धि और जांच की जो भावना थी, इससे लोगों की सोच में गहरा परिवर्तन आया। ग्रीक और रोमन साम्राज्य की संस्कृति यानी ग्रीक और रोमन साम्राज्य थे संस्कृति उपलब्धियों में नए सिरे से रुचिकर हो गए। देखिए, जो नए सिरे से ग्रीक और रोमन साम्राज्य थे, बिल्कुल नए सिरे से इनकी मतलब इंटरेस्ट जाग गया। इतना ही नहीं, मानवतावाद की भावना को कला और साहित्य के क्षेत्र में भी अभिव्यक्ति मिली। मानव और
मानवता, इतना ही नहीं, मानवतावाद की भावना को कला और साहित्य यानी कि कला और साहित्य मतलब कि अच्छी कला और साहित्य यानी कि अच्छा लेखन के क्षेत्र में अच्छी अभिव्यक्ति मिली, यानी कि अच्छा लेवल मिला। पुनर्जागरण कलाकारों की सबसे बड़ी उपलब्धियां चित्रकला के क्षेत्र में थी, यानी कि जो इस काल के जो लोग थे चित्र के माध्यम से लोगों को मैसेज दिया करते थे, बताया करते थे। अगला क्वेश्चन आता है, नई भूमि की खोजों ने कैसे आधुनिक दुनिया की अर्थव्यवस्था के समाज में बदल दिया। देखिए, नई भूमि की जो खोज थी कैसे आधुनिक यानी कि लेटेस्ट जो वर्ल्ड था उसको अर्थव्यवस्था और समाज को बदला, यानी कि इकोनॉमिक और सोशली बदला। देखिए, परीक्षण की भावना ने कई साहसिक लोगों को नई भूमि की खोज करने के लिए प्रोत्साहित किया, यानी कि टेस्टिंग के लिए कई लोगों को नई भूमि की खोज के लिए दिया। नए व्यापार के मार्गों को खोज ने दुनिया के इतिहास को बदल दिया। जो नए व्यापार के मार्ग थे उनको खोज जो करी उसने दुनिया के इतिहास को बदला। यह कहा जाता है कि भगवान, प्रतिष्ठा और सोना इन खोजों के मुख्य उद्देश्य थे, यानी कि भगवान, प्रतिष्ठा और सोना यानी कि गोल्ड इन खोजों के मुख्य उद्देश्य थे, यानी कि भगवान को खोजना और एक पैसा यानी कि गोल्ड को खोजना इन खोजों के मुख्य उद्देश्य थे। भौगोलिक खोज से पहले यूरोपीय दुनिया पूर्व मसाले, कपास, जवाहरात, रेशम आदि वस्तुओं को मांगते थे, जिसकी आपूर्ति के लिए उन्हें अरबी तथा इस्लामी प्रदेशों की यात्रा करनी पड़ती थी। देखिए, मसाले, कपास, कॉटन, ज्वेलरी और रेशम के लिए उन्हें अरबी और इस्लामी कंट्रीज की यात्रा करनी पड़ती थी। व्यापार और उपनिवेश शहरीकरण में जबरदस्त वृद्धि हुई। यूरोपीय धन और वृद्धि एक महान प्रभाव पड़ा। इसके सबसे प्रसिद्ध राजा जो यात्रा प्रयोजित करते थे पुर्तगाली थे, यानी कि सबसे ज्यादा कौन यात्रा करते थे, वो पुर्तगाली लोग करते थे। वह जो था राजा हेनरी, जो हेनरी नेविगेटर के रूप में भी जाना जाता था, जो हेनरी था और हेनरी नेविगेटर के रूप में भी उसे जाना जाता था। अगला क्वेश्चन क्या आता है यहाँ पर, फ्रांसीसी क्रांति के किन विचारों ने विश्व प्रभाव हुआ। देखिए, 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज अभी पूरी तरह सम्राट के पूर्ण अधिकार के साथ समन्वित है। देखिए, 18वीं सदी में जो फ्रांसीसी समाज था पूरी तरह से सम्राट के पूर्ण अधिकार के साथ समन्वित है, यानी कि सम्राट के साथ ही मिला हुआ था। यह 3 वर्ग थे, संपदा में यह 3 वर्ग या संपदा में विभाजित किया गया था। 3 वर्गों में विभाजित था। पहला था पादरी, दिस इज फर्स्ट, दूसरा था चर्च और तीसरा था प्रथम स्टेट यानी कि फर्स्ट यानी कि कुलीन वर्ग, या जिसे दूसरा स्टेट भी बोला जाता था। पहले 2 स्टेट विलासिता और धर्म पर कई विशेषाधिकार द्वारा देश के शासन का आनंद लेते थे, यानी कि विलासिता यानी कि ऐश परस्ती की जिंदगी और धर्म के नाम पर पूरे देश के ऊपर राज करते थे। किसान, आम लोग, शहर के श्रमिक और मध्यम वर्ग के रूप में आम आदमी तीसरे थे। ठीक है, किसान जो थे आम आदमी था और तीसरा वर्ग जो था आम आदमी था और प्रोटेस्ट कर तीसरे वर्ग में थे और भारी करों से बोझ के तले दबे रहते थे। उन पर बहुत ज्यादा टैक्स लगाया जाता था जिससे वो बोझ के तले दबे रहते थे। फ्रांस के आंतरिक हालातों ने क्रांति के लिए आदर्श मंच बनाया। जो फ्रांस के आंतरिक हालात थे उन्होंने क्रांति करने के लिए एक आदर्श मंच बनाने की एक अच्छे बारह सोचा। एक ऐतिहासिक फ्रेंच दस्तावेज यानी कि एक हिस्टोरिकल फ्रेंच दस्तावेज मिलता है, यानी कि एक डॉक्यूमेंट में आदमी और नागरिक अधिकारों की घोषणा को अपनाया गया। आदमी और नागरिक के अधिकारों की जो प्रोक्लेमेंट यानी कि घोषणा की गई थी उसको अपनाया गया। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहां पर आ जाता है, जर्मन इटालियन नेताओं द्वारा इस्तेमाल की गई एकीकरण की रणनीतियों पर चर्चा करें। देखिए, जर्मन और इतालवी नेताओं के द्वारा इस्तेमाल की गई एकीकरण की रणनीतियों पर चर्चा करनी है। यहां पर देखिए, मिज्जीनी और गोरी बहाड़ी ने गुप्त समाज के साथ साथ कई क्रांतिकारी इतालवियों में एक स्वतंत्र एकीकरण गणराज्य के विचार में। देखिए, मिज्जीनी और गोरी बहाड़ी ने गुप्त समाजों के साथ साथ कई क्रांतिकारी इतालवियों में यानी इटलियों में एक स्वतंत्र एकीकरण गणराज्य के विचार से, यानी कि एक स्वतंत्र यानी कि एक बिल्कुल लिबरल एक गणराज्य। गणराज्य का मतलब होता है जिसमें राजा का बेटा राजा नहीं होता बल्कि आगे कोई भी राजा बन सकता है, उसके बारे में गणराज्य बोला जाता है। विचार रूप से प्रदान कर प्रारंभ किया 1849 ईस्वी के बाद, यानी कि 1849 के बाद से पाइडमोंट सार्डिनिया जिसका राजा विक्टर एम्यूअल था ने एकीकरण एक सक्रिय भूमिका निभाई, यानी कि एक अच्छी भूमिका निभाई। उनके नेतृत्व में कैवूर जो प्रधानमंत्री था उसने ऑस्ट्रिया और लोम्बार्डी, तुकेनी, योडाना आदि को मुक्त कराया। देखिए, उसने क्या करा, जो उनके नेतृत्व में यानी कि उसकी लीडरशिप में जो प्रधानमंत्री था जिसने ऑस्ट्रिया से लोम्बार्डी, तुकेनी और योडाना को आदि को मुक्त कराया। गौरी बहाड़ी ने विद्रोह का नेतृत्व सिसिली और नेपल्स में किया। देखिए, उसने वहां पर लीडरशिप कहां करी, सिसिली और नेपल्स में किया। उसने 2 राज्यों का प्रभाव
देखिए उसने 2 राज्यों का प्रभार एम्यूनल को सौंप दिया। उसने 2 राज्य जो थे उनका जो सारा काम धाम था वो किसको सौंप दिया? एम्यूनल को सौंप दिया। वह इटली का राजा बन गया। बाद में रोम और वियतनिया इतालवी राज्यों के संघ में शामिल हो गए। देखिए बाद में रोम और वियतनिया इतालवी राज्य के संघ में शामिल हो गए। इटली के एकीकरण की प्रक्रिया 1815 में शुरू हो गई थी, यानी कि मिलाने की इटली को, और वियना में कांग्रेस के साथ शुरू हुई फ्रांसीसी। देखिए और कब शुरू हुई थी? वियना में कांग्रेस के साथ शुरू हुई थी। और ये वो कांग्रेस नहीं है जिसको आप सोच रहे हैं हमारे यहाँ की कांग्रेस, ये वहां की कांग्रेस की बात कर रही है। और फ्रांसीसी एशिया युद्ध के साथ साथ 1871 में समाप्त हुई। देखिए फ्रांस और फ्रांसीसी और पर्शिया युद्ध, सॉरी एशिया नहीं, पर्शिया युद्ध के साथ जो 1871 में युद्ध हुआ था उसके साथ समाप्त हो गई थी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये इस चैप्टर का लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर कराऊंगा ताकि आपके एग्जामिनेशन से पहले मैं आपका कोर्स कंप्लीट करा सकूं। चलिए शुरू करते हैं अगला लास्ट क्वेश्चन। औद्योगिक क्रांति की उस स्थिति का वर्णन करें जिसने क्रांति को प्रभावित किया। देखिए औद्योगिक क्रांति की उस स्थिति का वर्णन करना है जिसने क्रांति को प्रभावित किया। देखिए औद्योगिक क्रांति का प्रभाव अनेक क्षेत्रों में दृष्टिगोचर हुआ, मतलब अनेक दृष्टिगोचर का मतलब होता है फैला। औद्योगिक क्रांति का प्रभाव जो था अनेक क्षेत्रों में फैला। सबसे पहले तो औद्योगिक क्रांति ने एक असमान समाज की स्थापना की, यानी कि सारे लोग समान थे और एक असमान समाज की स्थापना की और लोगों को सोचने में विवश किया कि समाज में सामाजिक और आर्थिक संदर्भ में समानता होनी चाहिए। यानी कि उसने ये सोचा कर कि समाज में जो सामाजिक और आर्थिक लोग हैं, यानी कि जो सोशल लोग हैं और इकोनॉमिकल कॉन्टेक्स्ट में सब लोगों के अंदर इक्वालिटी होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। समाजवाद की स्थापना इसी विचार का परिणाम था। देखिए जो समाजवाद की स्थापना थी वो इसी विचार का परिणाम था। इस संदर्भ में व्यवहारिक उदाहरण रूसी क्रांति। इस संदर्भ का सबसे बड़ा उदाहरण कौन सा है? रूसी क्रांति, जिसने दुनिया की पहली समाजवादी सरकार की स्थापना की। जिसने क्या करा था? दुनिया की जो पहली समाजवादी सरकार है उसकी स्थापना की थी। 1905 ईस्वी की रूसी क्रांति ने निरंकुश जार का तख्ता पलट कर दिया। 1905 की रूसी क्रांति ने निरंकुश जार का तख्ता पलट करा और ड्यूमा के गठन के साथ एक संवैधानिक राजशाही के गठन का नेतृत्व। देखिए ड्यूमा का एक गठन करा गया, बनाया गया। इसके साथ ही संवैधानिक राजशाही यानी कि संविधान को राजशाह के हिसाब से उसे मिलाकर एक नेतृत्व किया गया। हालांकि 1905 ईस्वी की क्रांति के पश्चात भी नागरिक अधिकार और लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व सीमित है। देखिए हालांकि 1905 की ईस्वी क्रांति के पश्चात भी नागरिक अधिकार और लोकतांत्रिक प्रतिनिधि यानी कि लोगों का जो प्रतिनिधित्व था वो सीमित था। सो स्टूडेंट्स आशा करता हूं मेरे द्वारा ये चैप्टर आपको समझाया हुआ समझ में आया होगा। देखिए थोड़ा सा टिपिकल चैप्टर है। आधुनिक विश्व जो है थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर है, बहुत सारे टिपिकल वर्ड्स हैं, पर जो आपको मैं ये पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा, आपको जो भी जिन स्टूडेंट्स को इन नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो प्लीज मेरे चैनल पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मेरे नंबर 8851450051 पर कॉल व्हाट्सएप करके आप मेरे से इसका ले सकते हैं पीडीएफ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।